हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने पहले पार्ट में जो पढ़ा था ये बुक है साइकोलॉजी की और सरोहा पब्लिकेशंस की। ठीक है, तो जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे जा चुके हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यूपीटीईटी जितने भी टीईटी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो केबीएस हो, डीट्रिपल हो, यूपीटीईटी हो, बीपीएससी हो या फिर एसटीईटी हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और इस बुक से तो इंट्रोड्यूस मैंने आपको पहले पार्ट में ही करवा दिया था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन मीन्स कि अभी जो शुरुआत कर रहे हैं इसलिए पहला, लेकिन ये पार्ट 2 है तो 25th क्वेश्चन है। ठीक है, 25वां नंबर है ये। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस विधि ने शैक्षिक मनोविज्ञान को एक विज्ञान बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक विधि। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पुरानी विधि कौन सी है। तो अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अंतर्निरीक्षण को विधि के रूप में किसने नकार दिया था। तो किसने नकारा था? व्यवहारवादियों ने नकारा था। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा बी, मानव अभिप्रेरणा तथा अधिगम से संबंधित विस्तृत परोक्ष छटाएं। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के सामने। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप कहलाओगे जीनियस। चलिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है। तो आंसर होगा शैक्षिक उद्यम के लिए उद्देश्यों को परिभाषित करना। ये होगा इसका आंसर। संभावित शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान मदद करता है। तो ये है इतने सारे आंसर, और हम लोग पता लगाएंगे इतने सारे ऑप्शन से आंसर का। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा के अनेकों पहलुओं के लिए अतः दृष्टि। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 31 को देखते हैं। तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी। तो हो जाएगा विलियम जेम्स ने। 32 मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक प्रिंसिपल साइकोलॉजी का प्रकाशन कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1890। एक मिनट 32, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1895। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो आत्मनिरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो व्यवहारवाद से संबंधित है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, मनोविज्ञान की किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा व्यवहारवाद। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो आंसर हो जाएगा स्किनर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 पे आते हैं। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्न में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है। तो मनोवैज्ञानिक आयाम। मनोविज्ञान में कुछ ओहो कुछ मिस्टेक्स थोड़ी बहुत भी। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डी, जेबी वाटसन। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अध्ययन विधि।
निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान के रूप में? देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 41। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उधर अंतरण। ठीक है, निम्न में से किसका सही मिलान नहीं है? तो ये जो है संरचनावाद, जॉन बी वाटसन, ये सही मिलान नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं सभी सही हैं। ठीक है, तो आइए अब 43 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8 पे हम लोग आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, या किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा वाटसन ने कहा है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, या किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, या किसने कहा है? मन ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, या किसने कहा है? तो क्रो ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? तो 5th का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैकडूगल, बी। क्वेश्चन है 6, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, या किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुडवर्थ। चलिए, आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं, यह किसने कहा है? तो विलियम जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोविज्ञान तत्वों का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ट्रो। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, या किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा स्टीफेंस। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, या किसने कहा है? तो एलिस क्रो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति के अध्ययन को हम कहेंगे व्यक्ति अध्ययन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान की संरचनात्मक उपागम किससे संबंधित है? तो वुंट से संबंधित है। मनोविज्ञान की प्रकार्यवादी उपागम किससे संबंधित है? तो विलियम जेम्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोविज्ञान की संज्ञानवादी उपागम किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा वर्दिमर एंड कोहलर से। ठीक है, वर्दिमर और कोहलर से। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसने किया? तो विलियम वुंट ने किया था। भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन ए। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर लगी? तो आंसर हो जाएगा बी, लिप्जिंग। विलियम जेम्स ने अपनी प्रयोगशाला कहाँ शुरू की थी? तो ऑप्शन सी। अब आते हैं 21 को देख लेते हैं। मन के कार्यों का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना कहलाता है।
तो अंतर्निरीक्षण विधि। अवलोकन उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार से संबंधित है। यह किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था, ऑप्शन ए। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक मनोविज्ञान इस पर जोर देता है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, और चैप्टर का नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वंशानुगतता का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हम शकल जुड़वा भ्रांतरिक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से आनुवांशिक पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक पर्यावरण। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं, डैश के अनुसार। ठीक है, यानी कि गिलबर्ट के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो गिलबर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आनुवांशिक इसका आंसर हो जाएगा 7। विभिन्न पहलुओं जैसे कि भाषा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं आदि को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, जैव भौतिक वातावरण। मानव विकास पर वंशानुगत प्रभावों का समर्थक कौन था? तो आंसर हो जाएगा गाल्टन, बी। उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि मानव विकास को आनुवांशिकी प्रभावित करती है। तो गैल्टन। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन मां के गर्भ में बच्चों के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, यानी कि मां के गर्भ के भीतर भ्रूण को प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और मात्रा। दूसरा हो जाएगा गर्भ में बच्चे को कोई क्षति या दुर्घटना। तीसरा हो जाएगा एकल बच्चा या कई बच्चे गर्भ में पाले जा रहे हों। क्वेश्चन 11, निम्न में से किस को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कोशिकाएं माता पिता से उनके बच्चों तक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ले जाती है? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो आनुवांशिकता, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन बाल विकास में पर्यावरण के महत्व के बारे में सही है? तो 1 और 2। बच्चे के आसपास का वातावरण प्राथमिक संदर्भ है जिसे बच्चा संबंध स्थापित करता है। बच्चे के आसपास के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण अधिगम होता है। ठीक है, तो सॉरी ये हो गया। अब एक्सरसाइज 2। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।